इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि आप लोग के सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कवर करता है, दैट इज़ मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, जो कि आप लोग का 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सी डी से आता है, और इसमें आप लोगों के 30% वेटेज आप लोगों का ए और बी से रहता है। इज दैट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी। सबसे पहला एक्ट आप लोगों का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसे टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे सेक्शंस पे अप्लाई होंगे, तभी इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे बस एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से समझना है। जब ऑफर एक्सेप्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हम लोग ऐड करते हैं ये बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब लॉ इन्फोर्स किया जाता है दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को याद करिएगा, ये सारे टर्म्स के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का बेसिकली स्पेशल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है वो सिर्फ बेलमेंट पे ही अप्लाई होंगे, प्लेज वाले प्लेज पे ही अप्लाई होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसी को पूरा मैंने यहाँ पे विस्तार से समझाने का कोशिश किया है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग के 5 टर्म्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे समझेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 2 एक्ट आप लोगों का रिमूव किया गया है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा आप लोग का है सोगा एक्ट। ये दोनों एक्ट भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका 1872 का है, पार्टनरशिप आप लोग का 1932 का है और सोगा आप लोग का 1930 का है, ठीक है। चलिए, सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लास, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंशियल पॉइंट्स आप लोग के क्या क्या है। भाई कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। एक पार्टी ऑफरर जो ऑफर करता है और जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है उसे हम ऑफरी बोलते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो सोशल होते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता है, वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है। सर्टेनिटी मतलब एक क्लियरिटी होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग का पॉसिबल भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप लोग का एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज फ्री कंसर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि डर के कारण, दबाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे +18, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। तो जो आप लोग का गिव एंड टेक होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो आप लोग का लॉफुल होना चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। उसके बाद क्लास आप लोगों ने यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है, वॉइड एग्रीमेंट इज बेसिकली जहाँ पे शुरुआत से जो आप लोग का एग्रीमेंट होता है वो 0 होता है। जैसे अगर कोई माइनर, अगर कोई ड्रंकन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो आप लोगों का वॉइड एब इनिशियो होगा, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक कॉन्सेप्ट आप लोग का आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक पार्टी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। जैसे निकिता मैम ने फ्रॉडली हनुमान सर को क्या किया, बोला कि मेरे पास 2 घर है, मैं बेचना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरा एक ही घर था, बट मैंने दोनों घर बेच के पैसा ले लिया। मैंने फ्रॉड किया। जब हनुमान सर को मालूम चला उन्होंने केस फाइल किया। तो मतलब हनुमान सर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को केस को फाइल करने का। दिस इज कॉल्ड voidable contract. So voidable contract में on the one party have a right to breach the contract, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे essential points of valid contract है, that is very much important. उसके बाद क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं essential points of स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, सेक्शन 124।
वन की वर्ड टू अंडरस्टैंड, दैट इज लॉस। तो जितने भी आप लोग के इंश्योरेंस के एग्जाम्पल है सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। तो आप लोग का इंडेमनिफायर जो कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी, और जिसका प्रोटेक्शन ऑफ लॉस हो रहा है आपका इंडेमनिटी होल्डर। सब सपोज अगर निकिता मैम ने गाड़ी लिया है, इंश्योरेंस लिया है गाड़ी का, तो निकिता मैम इज इंडेमनिटी होल्डर और कंपनी क्या कहलाएगा, इंडेमनिफायर कहलाएगा। इंडेमनिटी में कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा, ठीक है। देन ओके, सेक्शन 125 भी इसमें याद करिएगा, दैट्स टॉक अबाउट द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिकली क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे पैसा देता है, जब पैसा दे देता है तो अपना पैसा दोबारा इससे मांगता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी गारंटी देता है क्रेडिटर को, ठीक है। तो ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, सेक्शन 126। इसमें एक और सेक्शन याद करिएगा, सेक्शन 129, दैट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टर्म है बेलमेंट। तो बेलमेंट आप लोग का सेक्शन 148 है। सो इन बेलमेंट क्लास बेसिकली जैसे निकिता मैम ने ज्वेलरी को बैंक में सेफ्टी पर्पस के लिए दिया, तो निकिता मैम इज बेलर, बैंक इज बेली। तो बेलमेंट दैट इज सेक्शन 148। तो निकिता मैम ने ज्वेलरी दिया, बेलर, और बैंक क्या कहलाएगा, बेली कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज सेक्शन 172, जहाँ पे हम लोन लेते हैं और इसके बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। और एजेंसी सेक्शन 182। सो एजेंसी में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन देखने को मिलता है। सो एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। So this is called, so the contractual relationship between the agent and principal is called contract of agency. तो ये आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे सेगमेंट फिनिश। अब आप लोग का है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सेक्शन 4 आप लोग का पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है। सो पार्टनरशिप इज बेसिकली जहाँ पे दो या दो से अधिक पर्सन म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा बिजनेस करते हैं, लॉफुल बिजनेस करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स बियर करेंगे। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बना है, और फिक्स मतलब फिक्स टाइम है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, टाइम कंप्लीट आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन का, सो फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनर्स टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, ओके। माइनर एज अ पार्टनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो माइनर में अगर एक्स पर्सन, यहाँ पे आप लोग का माइनर है, माइनर अगर मेजर हो जाता है तो इसके पास 6 मंथ का टाइम पीरियड है अपने आप को पब्लिक नोटिस के द्वारा डिक्लेयर करने का, वेदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर, वेदर ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी लायबिलिटी उसी दिन से समाप्त हो जाती है। अगर वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर करता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो जब से वो माइनर बना तब से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट के हेल्प के द्वारा भी होता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी होता है। मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल 2014 आपके 50 मैक्सिमम है। और अगर आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पूछा जाए तो आप लोग के 100 मैक्सिमम है। तो आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आपका पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करूं, एक्टिव पार्टनर जो किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स बाय एस्टोपल तो जो आप लोग का होल्डिंग आउट पार्टनर होता है उसको हम पार्टनर बाय एस्टोपल भी बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, और माइनर पार्टनर अभी हमने डिस्कस किया। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब क्या होता है, सपोज 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी के सामने सपोज निकिता मैम को प्रेजेंट किया कि शी इज़ ऑल्सो अवर पार्टनर, बट एक्चुअल में निकिता मैम पार्टनर नहीं थी। तो अब भाई क्या होगा, जो हमारे रियल पार्टनर ने
थर्ड पार्टी के सामने बोला है वो अपने बात से मुकर नहीं सकता. सो इन दैट केस अगर कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है, निकिता मैम विल बी ऑल्सो लायबल. सो दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल. तो एस्टोपल का मतलब होता है प्राण जाए बट वचन न जाए, मतलब जो आपने कमिटमेंट किया है यू हैव टू स्टिक विथ योर कमिटमेंट. ठीक है, तो ये आप लोग का पार्टनरशिप में है. उसके बाद क्लास यहाँ पे देख सकते हैं सेल. सो सोगा एक्ट में सेल और एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये आप लोग का प्रेजेंट सेल कहलाता है और ये आप लोग का फ्यूचर सेल कहलाता है. प्रेजेंट सेल में आपका ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और बायर आपका पैसा दे देता है, और एग्रीमेंट टू सेल में आप लोग का फ्यूचर सेल होता है. कंडीशन आप लोग का क्या है? कंडीशन इज बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब मेन पर्पस का मतलब है कि अगर मैंने जो सामान मांगा है, सामान एज इट इज़ वैसा नहीं निकला. सपोज मैंने बॉटल मांगा था गर्म पानी स्टोर कर सके, लेकिन बॉटल ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया. इन दैट केस भाई पानी क्या हो गया, बॉटल उसका बर्स्ट हो गया. सो इन दैट केस कंडीशन इज बेसिकली जहाँ पे वी कैन से दैट हम रिफंड मांग सकते हैं और एज इट इज़ नया मांग सकते हैं. वारंटी क्या होता है? वारंटी इज बेसिकली कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है? जैसे सामान का रिप्लेसमेंट होगा, एज इट इज नया सामान नहीं मिलेगा. तो ये आप लोग का वारंटी है. ठीक है, उसके बाद क्लास आप लोग का अनपेड सेलर है. तो अनपेड सेलर जिसको अभी पूरा पैसा नहीं मिला, तो गुड्स के अगेंस्ट क्या होता है और बायर के अगेंस्ट राइट क्या होता है? तो गुड्स के अगेंस्ट सामान को रोकने का अधिकार है. सामान जा रहा है तो उसे रोक सकता है और सामान को दोबारा से सेल कर सकता है. ठीक है, और बायर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है, कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकता है, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए भी केस फाइल कर सकता है जितना डिले होगा. तो सेक्शंस यहाँ के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्लास अगर कंपनी की बात करें तो भाई कंपनी के फीचर्स के अंतर्गत जो कंपनी है दैट इज़ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी के मेंबर्स का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है. ठीक है, देन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में नाम के पीछे लिमिटेड होना ज़रूरी है. अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आप लोग का लिखना ज़रूरी है. ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी में स्टेचुरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब चीज़ का हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे कर रखा है. कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है कि दैट कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील. Memorandum of association is basically that's talk about the important document or article of association that's talk about the internal rules and regulation. तो कंपनी के जो important documents हैं उसको क्या बोलेंगे? MOA and AOA. Doctrine of ultra vires, beyond the power, आप कोई भी काम नहीं कर सकते. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो भी कंपनी ने मेमोरेंडम आर्टिकल दे दिया आपको, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा दैट डजेंट मैटर, ऐसा माना जाएगा कि आपने पढ़ रखा है. और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर कंपनी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करती है तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस चेंज के बारे में भी अवेयर करना. नहीं अवेयर किया, कंपनी इज लायबल. सो दिस इज कॉल्ड इंडोर मैनेजमेंट. प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस इज द ब्रोशर ऑफ द कंपनी. सो किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आप लोगों का स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे रहते हैं. डायरेक्टर्स, भाई अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, सो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, 1 पर्सन में 1 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर. तो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे याद कर सकते हैं. अगर मेंबर्स के राइट्स की बात करें तो स्टेचुरी राइट जो कि एक्ट में गिवन है आप लोग का, ठीक है, कंपनी एक्ट में. डॉक्यूमेंट्री राइट जो कि आप लोग का MOA और AOA में गिवन है. और लीगल राइट का मतलब होता है बेसिक राइट. ठीक है, वाइंडिंग अप में आप लोग का जो कंपनी है NCLT के द्वारा भी क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है और वॉलंटरी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये आप लोग का कंपनी का फीचर्स है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्लास प्राइवेट कंपनी में देख सकते हैं जो मेंबर्स हैं मिनिमम आपके 2 हैं, मैक्सिमम 200 है. डायरेक्टर मिनिमम 2 मैक्सिमम 15.
पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड, डायरेक्टर मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। ये आप लोग का 1% कंपनी है। तो यहाँ पे मेंबर्स प्लस आप लोग के डायरेक्टर्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद क्लास आरटीआई, सो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं बल्कि हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांग सकते हैं, जो कि पब्लिक अथॉरिटी की तरह पॉइंट होता है। हमेशा राइटिंग में ही आरटीआई फाइल किया जाएगा और 10 रुपये इसका मिनिमम चार्ज होता है। 30 दिन में रिप्लाई आ जाना चाहिए जहां भी हम आरटीआई फाइल करते हैं, और 48 आवर रिप्लाई तब का है जब किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है, राइट टू लाइफ इसका वोलेट है, उस समय 48 आवर में रिप्लाई आपका आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। उसके बाद आपको क्लास फर्स्ट क्या है आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए मुकेश सर को यहाँ पे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मुकेश सर को सपोज 30 दिन में रिप्लाई आया, ही इज नॉट सेटिस्फाई। मुकेश सर को रिप्लाई आ गया बट ही इज नॉट सेटिस्फाई, सो मुकेश सर अपील कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर ऑफ सीपीआईओ इन पब्लिक अथॉरिटी। और अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सीआईसी में अपील करेंगे। कितने दिन में? 90 दिन में अपील करेंगे सीआईसी में, और सीआईसी को 30 दिन में मैटर को कंप्लीट करना है अप टू 45 डेज, मतलब मैक्सिमम सीआईसी को 45 डेज मिलेगा मैटर को सॉल्व करने का। और पेनल्टी 250 रुपये पर डे अप टू 25,000 रुपये पर डे। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे, दिस इज अपील। उसके बाद क्लास ये आप लोग का टीपी एक्ट में मोर्गेज है। मोर्गेज आप देख सकते हो सिंपल मोर्गेज, ठीक है, सेक्शन 58B, कंडीशनल मोर्गेज सी, याद करने का ट्रिक, यूजोफ्रक्टरी डी, इंग्लिश मोर्गेज ई, इक्विटेबल एफ, एनामोलस जी। सिंपल मोर्गेज में जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिलीवरी नहीं होता, और अगर मोर्गेजर पैसा नहीं पे कर पाया तो हम कोर्ट के हेल्प के द्वारा प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल मोर्गेज में जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें लिखा रहेगा कि मोर्गेज डीड विल बी कन्वर्ट इनटू सेल डीड, अगर पूरे पैसे नहीं पे किए मोर्गेजर ने। यूजोफ्रक्टरी में अगर पैसे नहीं पे कर पाया तो मोर्गेजी रेंट और प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, देन इंग्लिश मोर्गेज में रीट्रांसफर, ठीक है, इंग्लिश मोर्गेज में सर्टेन डेट होता है और ओनरशिप आप लोग का एब्सोल्युटली ट्रांसफर होता है मोर्गेजी को। देन इक्विटेबल मोर्गेज को मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मोर्गेज है जहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एनामोलस मोर्गेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्गेज को एनामोलस मोर्गेज कहा जाता है। सी, ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more टाइप्स ऑफ मोर्गेज इज कॉल्ड एनामोलस मोर्गेज। ठीक है, आईटी एक्ट में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इस आपके कमीशन से आईटी एक्ट का रेफरेंस लिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो आईटी एक्ट में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास राइट है इन्वेस्टिगेशन करने का। इस एक्ट के आने से किस किस एक्ट में चेंज हुआ? आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 एक्ट में चेंज हुआ आपके आईटी एक्ट के आने से, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोग का प्राइवेट की क्या करता है? क्रिएट द सिग्नेचर एंड पब्लिक की वेरीफाई द सिग्नेचर। देखिए ध्यान से, अपील में क्लास हम लोग सपोज वी आर नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट हु शैल एजुकेट। तो उस मैटर को सॉल्व कौन करेगा? डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट विल एजुकेट। अगर हम इसके भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील करेंगे कहाँ पे? एपेलेंट ट्राइब्यूनल में 45 दिन के अंदर। और एपेलेंट ट्राइब्यूनल कौन होता है? बिकॉज एपेलेंट ट्राइब्यूनल को 6 मंथ में मैटर को सॉल्व करना पड़ता है। तो एपेलेंट ट्राइब्यूनल आप लोगों का बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी साइबर एपेलेंट ट्राइब्यूनल है। तो एपेलेंट ट्राइब्यूनल का यहाँ पे आप लोग नाम प्लीज याद रखिएगा। उसके बाद एलएलपी क्या है क्लास? एलएलपी आप लोगों का बॉडी कॉर्पोरेट है, जस्ट लाइक अ कंपनी। एलएलपी ऑल्सो हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स का अलग लीगल एंटिटी होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अगर एलएलपी में पार्टनर्स चले भी गए तो इससे पार्टनरशिप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एलएलपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी जो एलएलपी है, मान लीजिए एलएलपी में आप लोग के 1 2 3 4 अगर 4 पार्टनर्स हैं,
एक पार्टनर गलती करता है तो LLP विल बी लायबल, नॉट अदर पार्टनर्स लायबल, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी आप लोग का क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद LLP एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट LLP, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज बेसिकली जो LLP है, इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी, तो उसका एग्जिस्टेंस है कोर्ट के सामने। कॉमन सील यहाँ भी 2015 के बाद ऑप्शनल हो गया है, उससे पहले कंपल्सरी था। मेंबर्स का जो पार्टनर्स है उनका जो लायबिलिटी है लिमिटेड होता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आप लोग के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड है, और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर आप लोगों के 2 होने चाहिए। देखिए ध्यान से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर LLP। इज दैट ओके क्लास? डन। नाउ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर मैटर आप लोग का देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो स्पेशल जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं आप लोगों के, ठीक है। जो भी हमारा क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जजेस होते हैं, तो सेशन जजेस को ही क्या बनाया जाता है? आपका स्पेशल जज बनाया जाता है। तो अगर दिल्ली में मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज है तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज बोले तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, तो आप लोग का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेगा? मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। और इन दोनों को छोड़ के कहीं और आप लोग का मैटर है तो DSP विल इन्वेस्टिगेट। और बैंक में अगर कोई करप्शन का मैटर है तो SP क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। तो पुलिस का बेसिक काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशल जज अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। सेशन जज आप लोगों के कौन बनते हैं? ठीक है, सेशन जज आप लोगों के स्पेशल जज बनेंगे, और 2 साल से 4 साल तक का टाइम लिमिट है इन विच दे हैव टू सॉल्व द मैटर। इन्वेस्टिगेशन शैल बी डन ओनली बाय द पुलिस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। देन हाई कोर्ट में हम लोग के पास राइट है अपील करने का और रिवाइज करने का। और पनिशमेंट मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। इज दैट ओके? तो ये आप लोग का यहाँ पे मॉड्यूल D कंप्लीट। अब मॉड्यूल C की बात करें तो मॉड्यूल C में सबसे पहले लोक अदालत। कोर्ट के अलावा हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से अथॉरिटी हैं जहाँ पे हम जस्टिस की गुहार कर सकते हैं। तो लोक अदालत भी आप लोग का एक क्या है? एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। सो इसमें बेसिकली मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और सेटलमेंट किया जाता है पार्टीज़ के बीच। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अगर कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो पेंडिंग मैटर भी लोक अदालत में जा सकता है। अगर किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में तो भी मैटर जा सकता है लोक अदालत में, ठीक है। और किसी भी बंदे ने एप्लीकेशन फाइल किया है किसी अथॉरिटी में तो भी आप लोग का मैटर जा सकता है लोक अदालत में। अप टू 20 लाख के मैटर लोक अदालत विल सॉल्व। जो भी जस्टिस मिलेगा लोक अदालत में, जस्टिस को बोला जाता है अवार्ड, तो वो अवार्ड क्या होगा? सारे पार्टीज में आप लोगों का बाइंडिंग होगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टी, ठीक है। और जो भी डिसीजन होगा, इस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील हम किसी भी कोर्ट में नहीं करेंगे। और लोक अदालत का जो पावर है इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट। पढ़िए ध्यान से, इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट, ठीक है। इट इज सेम एज अ सिविल कोर्ट। देखिए ध्यान से, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चालीसा, जिस तरह हनुमान चालीसा मिलने से शक्ति मिलती है ना, पढ़ने से शक्ति मिलती है, उसी तरह आप लोगों के यहाँ भी जितने भी मॉड्यूल का मैं रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को भी शक्ति मिलेगी। इज दैट ओके? ठीक है, चलो जी। लोक अदालत आप लोग का यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्लास बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। ये एक्ट आप लोग का बहुत पुराना है। जब भी कोर्ट का मैटर, जब भी बैंक का मैटर सपोज कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में याद रखिएगा बैंक को कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को पेश करेगा। तो
तो यहाँ भी पहला लाइन लिखा है, जो सर्टिफाइड कॉपी होगा आप लोग के बैंकर्स बुक का, दैट विल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस। तो प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टि है। जैसे कोर्ट के पास जब जाएगा रिकॉर्ड, ये बुक्स जाएंगे बैंकर के, तो पहली दृष्टि में देखते ही कोर्ट अंदाजा कर लेगा दिस इज द ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट। इज दैट ओके? किसी भी मैटर में अगर बैंक आप लोग का पार्टी नहीं है तो समझ लीजिएगा बैंक को, किसी भी बैंक के ऑफिसर को हम नहीं बुला सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मान लीजिए जो पर्सन है पार्टी में इन्वॉल्व है, उसको अगर बैंक बुक का जो रिकॉर्ड है उसको अगर देखना है तो वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में मान लीजिए कोर्ट को अगर कोई ऑर्डर देना है बैंक को, तो कोर्ट को 3 क्लियर डेज में ही ऑर्डर देना पड़ेगा, या तो विद समन या विदाउट समन। तो 3 क्लियर डेज का मतलब होता है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक हॉलीडे, वर्किंग डेज, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन तीनों दिन में थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 3 क्लियर डेज का मतलब होता है 3 वर्किंग डेज। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट इज बेसिकली जहां पे कोर्ट का जब मैटर जाता है तो बैंक को क्या एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना है, ये आप लोग का एक्ट है। और हमेशा सर्टिफाइड कॉपी ही पेश होगा कोर्ट के सामने। देखिए ध्यान से, इज दैट ओके? डन क्लास? तो ये आप लोग का बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, ठीक है, तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लास, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहां पे आप लोग का क्लास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखो पहले जुरिस्डिक्शन। तो अगर मैं जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो 2019 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर हमें केस फाइल करना है तो मैटर आप लोग का अप टू 1 करोड़ तक का होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गुड और सर्विसेज में अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो इस डिफेक्ट के अंतर्गत अगर डिफेक्ट अप टू 1 करोड़ तक का है, हम डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। मैटर अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो हम डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जाएंगे, यहाँ पे केस फाइल नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जुरिडिक्शन ये है। और नेशनल में अगर हम लोगों का गुड या सर्विसेज 10 करोड़ से ऊपर का कोई डिफेक्ट है गुड या सर्विसेज में, तो हम लोग नेशनल कमीशन में डायरेक्टली केस फाइल करेंगे। लेकिन क्लास ये जुरिडिक्शन आप लोग का चेंज हुआ 2021 में। 2021 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 50 लाख, स्टेट कमीशन 50 लाख से 2 करोड़ और नेशनल कमीशन दिस इज अबव 2 करोड़। आप लोगों को दोनों याद करना है। आप लोगों में से कईयों का क्वेश्चन होगा कि मैम हमें कौन से ईयर का याद करना है, आपको दोनों याद करने हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए एक कंज्यूमर है यहाँ पे, इसको अगर केस फाइल करना है डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तो इसके पास 2 साल का टाइम लिमिट है। अगर इनको डायरेक्टली केस फाइल करना है स्टेट कमीशन में तो 2 साल का टाइम लिमिट है, और अगर इसको डायरेक्टली केस फाइल करना है नेशनल कमीशन में तो 2 साल का टाइम लिमिट है। तो किसी भी कमीशन में अगर आप डायरेक्टली केस फाइल करते हैं तो आपके पास 2 साल का टाइम लिमिट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सुषमा मैम ने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो मैम जा सकती हैं स्टेट कमीशन में। 45 दिन का टाइम लिमिट है मैम के पास, शी कैन फाइल द केस इन द स्टेट कमीशन। लेकिन फाइल करने से पहले इनको पहले 50% पे करना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन आया है 50% पे करो, उसके बाद आप यहाँ पे जाओ। स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। अगेन पहले आपको 50% पे करना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन है, उसके बाद आप नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हो। और नेशनल कमीशन के बाद भी हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का आप लोगों का लिमिट होता है इन विच यू कैन फाइल द केस टू द सुप्रीम कोर्ट।
सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और केस आपके बेसिकली कहाँ पे फाइल होंगे? केस जहाँ पे अपोजिट पार्टी रहता है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है और जहाँ पे आप लोगों का डिस्प्यूट अराइज हुआ। सो दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो भी गुड और सर्विसेज का यूज करता है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का जो भी यूज करता है, ठीक है, तो कुछ भी डिफेक्ट आया वी कैन फाइल द केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एमएसएमई एक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमएसएमई एक्ट इज बेसिकली जहाँ पे आप लोगों का नेशनल बोर्ड होता है और एक एडवाइजरी कमिटी होता है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आप लोगों का पनिशमेंट है, इसका पनिशमेंट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, नहीं भी पढ़िएगा तो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल बोर्ड में 47 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 18 मेंबर्स आप लोगों के जिनका डबल पोस्ट होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है डबल पोस्ट। और एडवाइजरी कमेटी में कौन हेड होता है? ये आप लोग का हेड है, ओके। और एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 5 ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कमिटी और बोर्ड बताया है, इसके सारे मेंबर्स को आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। Is that okay? So this is your MSME Act. MSME Act में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग रिवाइज जो आप लोगों का हुआ है, ठीक है, रिवाइज्ड वन, ये तो आप लोग का पुराना है, ठीक है। पहले 1 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर आपका 5 इंटू 5 कर दो, 10 करोड़ 50 करोड़, दिस इज 250 करोड़। इसके बाद आप लोग का जो लेटेस्ट वाला आया है 250 करोड़, दैट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें आप लोग 25 करोड़, 125 करोड़, और इसमें आप लोग 4 का इंटू कर दो तो आप लोगों का टर्नओवर आ जाएगा। तो टर्नओवर आप लोग का यहाँ पे 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। तो आप लोगों को दोनों याद करना है, आप लोगों को ये भी याद करना है और आप लोगों को ये भी याद करना है। और इस एक्ट के अंतर्गत जो आप लोगों का डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट फैसिलिटेशन काउंसिल में जाता है, तो ये काउंसिल मैटर को सबसे पहले कंसिलिएशन के पास भेजती है मैटर को सॉल्व होने के लिए। तो इनके पास 90 दिन का टाइम लिमिट है मैटर को सॉल्व करने का। 90 दिन में नहीं सॉल्व कर पाए तो मैटर जाएगा आर्बिट्रेशन के पास, इनके पास भी 90 दिन का टाइम लिमिट होगा। अगर तो भी यू आर नॉट सेटिस्फाई तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए पहले 75% पेड बाय एपेलेंट नॉट बीइंग द सप्लायर। सप्लायर नहीं होना चाहिए, मतलब बायर होना चाहिए। तो कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन भी क्या होता है? कोर्ट का हेल्पर। तो कोर्ट के हेल्पर जैसे लोक अदालत, कंज्यूमर फोरम, ओम्बड्समैन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, मतलब बहुत सारे आप लोगों के आज की डेट में कौन है? आपके क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। एक बार ध्यान से फटाफट देख लीजिए। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे आईबीसी कोड है। तो आईबीसी में आप यहाँ पे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे द मनी, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। और बैंक्रप्सी का मतलब होता है, बैंक्रप्सी इज बेसिकली जहाँ पे लीगल डिक्लेरेशन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे द मनी। इज दैट ओके? तो यहाँ पिलर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये आईबीसी के 4 पिलर्स हैं आपके, ठीक है।
आईबीसी का जो मैटर है दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को मैटर फिनिश करना है 180 दिन में। 90 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। 66% वोटिंग, 66% वोटिंग ऑफ व्हाट, 66% वोटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तब जाके इनको और एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, मैटर को सॉल्व करने में। और अगर आपका फास्ट ट्रैक है तो उनको 90 दिन में फिनिश करना है, 45 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए जो आप लोग के एजुकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, इंडिविजुअल और एलएलपी, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म, और यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन और दैट इज एलएलपी। तो ये मैटर सॉल्व मैटर ले जाएंगे डीआरटी में। डीआरटी से डीआरएटी जाने के लिए 30 दिन का टाइम लिमिट है, 15 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं। डीआरटी से सुप्रीम, डीआरएटी से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, 45 दिन मिलेंगे और एक्स्ट्रा 15 दिन और मिलते हैं। सेम आप लोग का यहाँ पे है एनसीएलटी से एनसीएलएटी 30 दिन प्लस 15 और एनसीएलएटी से सुप्रीम कोर्ट 45 प्लस 15। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखिए ध्यान से। इज दैट ओके? डन। तो ये आप लोगों का आईबीसी का यहाँ पे कंप्लीट। अब आप लोगों का है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। इस एक्ट के अंतर्गत आप लोगों का ये जो 3 एक्ट है, ये तीनों ओम्बड्समैन स्कीम आप लोग के रिमूव हुए हैं। सबसे पहला बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, दूसरा है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, तीसरा है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। तो ये तीनों आप लोगों के रिमूव हुए हैं, ठीक है। कंपनसेशन ओम्बड्समैन के पास अप टू 20 लाख तक दे कैन गिव, एंड फॉर मेंटल एगनी 1 लाख तक का कंपनसेशन है। रेगुलेटेड एंटिटी या कंज्यूमर, रेगुलेटेड एंटिटी या कोई भी पर्सन, राइट, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है अवार्ड से दैट इज गिवन बाय ओम्बड्समैन, ओके, तो यहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं 30 दिन के अंदर बिफोर दी एपेलेंट अथॉरिटी। और एपेलेंट अथॉरिटी कौन होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी आप लोगों का कौन होगा? बैंक होगा, एनबीएफसी होगा और सिस्टम पार्टिसिपेंट इन द डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। उसके बाद क्लास लिमिटेशन एक्ट में आप लोगों का ये सीधा मैं डायग्राम लेके आई हूँ। इस डायग्राम में बेसिक आप देख सकते हैं 3 साल का आप लोगों का लिमिटेशन होता है। कितने साल का? 3 साल का, राइट। लेकिन 12 साल, 30 साल, 12 साल, तो 12 साल बेसिकली आप लोग के मोर्गेज का टॉपिक है। टू इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय अ मोर्गेज अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड फॉर फोरक्लोजर, फोरक्लोजर का मतलब होता है डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द मोर्गेजी, ठीक है, मतलब मोर्गेजर के प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन करने में 30 साल का लिमिटेशन है। और ये कब से स्टार्ट होगा? जब से आपका पैसा बकाया है मोर्गेजर को, मतलब जब से पैसा मोर्गेजर को देना बाकी है तब से आप लोग का लिमिटेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखो, व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाय मोर्गेजी, मोर्गेजर बिकम ड्यूज। तो ये आप लोगों का क्या है? दिस इज योर बेसिक लिमिटेशन। एक और टेबल है यहाँ पे आप लोग के, ये आप लोग के बुक का ही है, ठीक है। 3 साल, 3 साल, ठीक है, और जो याद करना है 30 ईयर्स, 12 ईयर्स, 90 एंड दिस 30। तो ये जितने भी मैंने ग्रीन से आप लोग के सामने हाईलाइट किए हैं, ये आप लोग को सेगमेंट यहाँ पे याद करना है। इज दैट ओके? तो देख सकते हैं 12 साल डिक्री को, डिक्री मतलब होता है कोर्ट का डिसीजन। तो जब सिविल कोर्ट डिसीजन देता है ना, इसको कहते हैं डिक्री। तो डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए 12 साल का लिमिटेशन। 90 डेज लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में फाइल करने का अपील 90 दिन के अंदर करना है। लोअर कोर्ट से अदर लोअर कोर्ट में फाइल करने के लिए अपील 30 डेज। तो ये आप लोग के इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार फटाफट इसको देख लीजिए।
तो मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी, ये दोनों आप लोगों के जो एक्ट हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, टोटल 70% आप लोगों का जो वेटेज है वो कवर करता है, 70% आपका वेटेज, ठीक है। उसके बाद आप लोग का DRT एंड DRAT। तो जब DRT एक्ट पिक्चर में आया तो ये एक्ट केस फाइल हुआ और बोला गया कोर्ट में कि सर ये जो एक्ट है ये बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसको कि फादर ऑफ लॉ कहा जाता है। लेकिन जब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने तो डिसीजन दिया कि DRT एक्ट इज़ नॉट वैलिड, लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल नहीं, ये एक्ट आप लोग का बिल्कुल 100% वैलिड है, ठीक है। इस एक्ट में आप लोगों के DRT और DRAT हैं। DRT सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। DRT में प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेड होता है। इसका क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज को, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाइड है, ये बंदा बन सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और टेन्योर 5 ईयर 65 ईयर। अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो 3 मंथ का रिटर्न नोटिस देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो इनके मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी से इनको निकाल सकती है। देन DRT के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम DRAT जा सकते हैं। तो DRAT जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है DRAT। DRAT में जो हेड होता है उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। इसका क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडियन लीगल सर्विस में एटलीस्ट 3 साल का काम करता हो। तीसरा पॉइंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एटलीस्ट 3 साल। तो ये बंदे बन सकते हैं चेयरपर्सन। टेन्योर 5 साल 70 साल। 3 मंथ का रिटर्न नोटिस, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और आगे आप लोग का चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी से इनको रेस्टिकेट कर सकता है। सब कुछ समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, वो इशू करता है रिकवरी सर्टिफिकेट कि भाई बोरोवर से कितना पैसा निकालना है। क्योंकि एक्ट किस लिए है, बैंक या FI को पैसा नहीं मिल पा रहा अपना लोन का, तो ये एक्ट के थ्रू वो लोग DRT में केस फाइल कर सकते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, रिकवरी सर्टिफिकेट को इशू करता है, और अगर इस सर्टिफिकेट में कुछ भी मिस्टेक है तो मिस्टेक को सही करने का राइट किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर का रिव्यू करवाना है, ऑर्डर का रिव्यू करवाना है, या तो दूसरा पॉइंट है रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है इसमें कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो आपको 60 दिन के अंदर क्या करना है, यू हैव टू फाइल द केस, यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड रिव्यू एप्लीकेशन, ठीक है। और DRT से DRAT जाने के लिए 30 दिन का टाइम लिमिट होता है। देखिए ध्यान से, DRT टू DRAT 30 दिन का आप लोग के पास टाइम लिमिट है, यू कैन जस्ट फाइल द केस। और 6 मंथ में DRAT को मैटर को सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो 50% आपको पहले पे करना है, जो कि रिड्यूस हो सकता है अप टू 25%। तो मतलब पहले इतना अमाउंट पे करो, तब जाके आप अपील कर सकते हैं DRAT में। और भाई यहाँ पे केस फाइल कौन करता है, बैंक या FI करता है। तो बैंक और FI के पास 3 साल का टाइम लिमिट होता है, दे कैन फाइल द केस टू द DRT। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स इट। नेक्स्ट आप लोग का सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में भी आप लोग का एक फेमस एक्ट है मारिया केमिकल केस, जिसमें कि बोला गया कि ये जो सरफेसी एक्ट है दिस इज टोटली 100% व्हाट, 100% वैलिड। दिस इज 100% वैलिड, ओके। लेकिन एक सेक्शन इसमें वैलिड नहीं है, दैट इज सेक्शन 17 का क्लॉज 2। क्योंकि 17 का क्लॉज 2 कहता है कि भाई बोरोवर को 75% पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बंदा, ARC कंपनी, अगर इस एक्ट के कंट्रावेंट कोई काम करती है तो पनिशमेंट 1 साल का, फाइन या बोथ। वैसे तो सरफेसी एक्ट का बेसिक एम क्या है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हाउ दी बैंक एंड FI कैन टेक मनी फ्रॉम द बोरोवर। लेकिन यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ओनली, अगर कंप्लेंट किया है किसने, सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिसर ने या ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक, तो इनके कंप्लेंट से रिटन कंप्लेंट होना चाहिए। ये दोनों बंदे दैट इज MM
और जेएम फर्स्ट क्लास, इनके पास राइट है कंप्लेंट को सुनने का। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्लास यहाँ पे देख सकते हैं पनिशमेंट की बात की जाए तो अगर कोई भी आपका एआरसी कंपनी या कोई भी पर्सन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो पनिशमेंट कितना है, 1 करोड़ पनिशमेंट अगर अमाउंट इज नॉट क्वांटिफेबल, ठीक है। और ट्वाइस द अमाउंट अगर आपका अमाउंट क्या है, क्वांटिफेबल, दैट इज कैलकुलेटेड। और अगर आपने कंटिन्यू किया तो भाई 1 लाख रुपए ईच डे। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल सॉल्व द मैटर, नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। और एपेलेंट अथॉरिटी इज बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक। और ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे नहीं होता है, लियन पे नहीं होता है, प्लेज पे नहीं होता है, एनी वेसल, कंडीशनल सेल, हायर परचेज, लीज, अनपेड सेलर, प्रॉपर्टीज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट, लेस देन 1 लाख रुपीज पे नहीं होता, लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, और एग्रीकल्चर लैंड। तो इन सब पे आप लोगों का सरफेसी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का, आप देख सकते हैं 45 मिनट लगा हम लोगों को मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को रिवाइज करने में। अब बहुत कम समय में हम बी और ए को रिवाइज करेंगे। इज दैट ओके? जाग जाओ। चलो, मॉड्यूल बी क्लास आप लोग के 4 एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग का फेमा एक्ट है। तो भाई फेमा एक्ट इज बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आरबीआई के पास पावर है अंडर फेमा एक्ट टू अपॉइंट द ऑथराइज्ड पर्सन एंड टू इंस्पेक्ट द ऑथराइज्ड पर्सन। फेमा एक्ट, अंडर द फेमा एक्ट अगर कोई भी बंदा वॉयलेशन करता है इस एक्ट के प्रोविजन को, सो राइट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर दिस एक्ट। अगर आपने फेमा के मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो थ्राइस द सम ऑफ अमाउंट इफ इट इज क्वांटिफेबल, दैट इज कैलकुलेटेड। और अगर अमाउंट इज नॉट कैलकुलेटेड 2 लाख रुपीस। तो फेमा सरफेसी, ये पैराग्राफ याद रखिएगा। अगर कंटिन्यू किया 5,000 रुपए ईच डे, वहां पे कितना था, 1 लाख रुपए ईच डे। तो इस पैराग्राफ को आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, और डिस्प्यूट सॉल्व बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपील करेंगे स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है। तो स्पेशल डायरेक्टर जो कि आप लोग का एपेलेंट अथॉरिटी होगा, और एपेलेंट अथॉरिटी के बाद भी हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ छुपा है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्लास जो मैटर को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। That is important. This is important class under the FEMA Act. Okay. Next is class Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering Act एक ऐसा एक्ट है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड का डेफिनेशन ही डिफाइन नहीं है इस एक्ट में। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का वर्ड डिफाइन है। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में नो डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और पनिशमेंट यहाँ भी 3 साल मिनिमम, 7 साल मैक्सिमम, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड above 10 lakh, above 10 lakh the transaction have to be maintained, ठीक है। all cross border wire transfer more than 5 lakh, okay, और immovable property at least 50 lakh। तो इन सब transactions पे the bank have to maintain the record। अगर कोई individual है तो बैंक को या एफआई को ये सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, केवाईसी करना है। अगर क्लाइंट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, रेजोल्यूशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटसेट्रा। अगर क्लाइंट आप लोग का पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड हो गया, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन एक्टिंग इन ट्रांजैक्शन, एंड क्लाइंट इज अ ट्रस्ट। तो ये सब आप लोगों के क्या है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट व्हाट क्लाइंट्स। तो अगर ये लोग एज अ पर्सन जाते हैं बैंक के पास तो इन सब का केवाईसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्लास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट, 2 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर एंड पे। बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। विद इन 48 आवर ड्रॉई को एक्सेप्ट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक सेक्शन 6 138, दैट इज इंपॉर्टेंट। होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स में the person can file the case. Section 10 payment in due course without negligence and in good faith.
भाई क्विक रिवीजन है, हर एक चीज को हम लोग बहुत बढ़िया से रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन 138 दैट्स टॉक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। इसका पनिशमेंट 2 साल प्लस 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, या तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक या तो दोनों। देखो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप लोग का सेक्शन 143 इंटरिम कंपनसेशन है। मतलब अगर डिसऑनर ऑफ चेक हुआ तो ये आप लोग का ड्रॉवर है, ये आपका कंप्लेनेंट है। तो कोर्ट ड्रॉवर को बोलेगा कि आपको मान लो चेक का अमाउंट 10 लाख था, तो कोर्ट बोलेगा अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो कोर्ट बोलेगा ड्रॉवर को कि भैया 20% अमाउंट चेक का पे करो कंप्लेंट को। फाइनल डिसीजन आ गया तो कोर्ट क्या बोलेगा, फाइनल डिसीजन में ये मालूम चला कि ड्रॉवर इज नॉट लायबल, तो इस केस में अब कंप्लेनेंट पे करेगा 20% प्लस इंटरेस्ट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। तो ये आप लोग का सेक्शन 143A है, दैट्स टॉक अबाउट इंटरिम कंपनसेशन। और 148 अपील। अपील का मतलब ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया, नॉट सेटिस्फाई, हम अपील करेंगे हायर कोर्ट में। तो अपील करने के लिए आपको पहले 20% पे करना पड़ेगा, जो भी डिसीजन में अमाउंट आया है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये आप लोग का अपील का है। ग्रेस पीरियड, दिस इज अप्लाई ओनली फॉर द प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इज दैट ओके? सो दिस इज अबाउट दिस वन। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत आप लोग का इट इज रेगुलेटेड बाय किस एक्ट, किसके द्वारा रेगुलेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। ग्रॉस सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट का डिफरेंस आप लोग का यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रिजर्व बैंक यहाँ पे सारे काम परफॉर्म करता है एक बोर्ड के द्वारा। उस बोर्ड का नाम क्या है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक जो कि चेयरपर्सन होता है, तो एक पोस्ट तो गवर्नर की है, एक पोस्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड, तो एक्स ऑफिशियो इसको कहा जाता है। तो एक्स ऑफिशियो बोले तो 2 पोस्ट। डिप्टी गवर्नर, 1 ऑफिसर ऑफ आरबीआई, 3 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मोर्गेज का कॉन्सेप्ट, भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेना, दैट इज कॉल्ड मोर्गेज। क्लेटन रूल का मतलब होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 59, 60, 61 टॉक्स अबाउट द क्लेटन रूल। अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव टू गिव द लोन अमाउंट अकॉर्डिंग टू द टाइम। असाइनमेंट जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी को असाइन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। देन क्लास हाइपोथिकेशन, मैंने गाड़ी खरीदा, कार मुझे खरीदना है, ओनरशिप पोजीशन मेरे पास ही है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट बैंक के पास है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। बैंकर लियन, सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स टॉक अबाउट द जर्नल लियन। तो बैंक से जब मैं लोन लेती हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करती हूँ, तो बैंक के पास राइट है सारे डॉक्यूमेंट को होल्ड करने का जब तक कि मैं लोन का अमाउंट पूरा पे ना कर दूँ। सेट ऑफ, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द डेट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मॉड्यूल ए है। तो मॉड्यूल ए इज बेसिकली जहाँ पे इंपॉर्टेंट्स आप लोगों के सेक्शन से आप देख सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट आप लोग का 4% CRR है। सेक्शन 5 में बैंकिंग का डेफिनेशन है। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, 51% of the total number of directors shall have be the person who have a knowledge of the accountancy, agriculture, rural economic, cooperation, economic, finance and banking. 21 section is important. 26 talks about unclaimed deposit. 10 साल से कुछ अता पता नहीं है डिपॉजिटर का, तो वो अकाउंट आप लोग का अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाएगा। इसको डेफ अकाउंट भी कहा जाता है। 35A डायरेक्शन टू द बैंक एंड कैन टेक एक्शन। 35 दिस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? तो ये आप लोगों का यहाँ पे मॉड्यूल ए का इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में हर एक बैंकिंग कंपनी को बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस तैयार करना है अलॉन्ग विथ रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट ऑल्सो, ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑडिटर रिपोर्ट ऑल्सो। और ये सबमिट किसको करना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, रजिस्ट्रार को भी। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए
3 कॉपीज किसको सबमिट करना है? सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाइंडिंग अप कहाँ पे अप्लाई करेंगे? हाई कोर्ट में हम लोग क्या करेंगे? वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। Nationalized bank refer to the bank in which government of India has more than 50% of stake. That is called nationalized bank class. Important point. ठीक है, डन। उसके बाद आप लोग का FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका आप लोग यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक है, एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मेंबर कौन कौन होते हैं? हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, तो इन सब के जो भी हेड हैं वो सब इसके मेंबर होंगे। और FSDC सब कमिटी, चेयरमैनशिप गवर्नर RBI, और ये इसका फंक्शन है। ठीक है, वर्किंग ग्रुप, टेक्निकल ग्रुप अंडर FSDC, टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉग्नोमीटर, अर्ली वार्निंग ग्रुप एंड वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्यूशन रिजाइमे फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ध्यान से, तो ये आप लोगों के FSDC का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो ये क्लास हम लोगों का यहाँ पे